त्रिशूल के एक तरफ हटते ही सींग वाले आदमी का सिर खुला हो गया। एक बड़े पैर ने क्रूरता से उसके चेहरे पर लात मारी। सींग वाला आदमी समुद्र के पार उड़ता चला गया, दूरी में शूट करते हुए सतह से कई बार उछला। गणेश और शांभवी आ गए हैं, जाओ उन्हें पकड़ो और यहां के हर किसी को मार डालो। एक को भी भागने मत देना, मैं उस एक को संभालूंगा। सीमा और नेहा को कुछ आदेश देने के तुरंत बाद राघव उड़ान भर गया। उन्होंने देखा कि एक उड़ने वाली नाव एक दिशा से तेजी से आ रही थी, जबकि गणेश लोगों के एक समूह के साथ दूसरी दिशा से उड़ रहा था। गणेश की उड़ने वाली नाव खराब हो गई थी, इसलिए पहले निकलने के बावजूद वो शांभवी के साथ एक ही समय पर पहुंचा। जब हेवन फीमेल अलायंस और 10,000 इंसेक्ट गिल्ड युद्ध क्षेत्र पर पहुंचे तो उन्होंने तुरंत एक घेराबंदी बना ली। हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेट के शिष्यों को पूरी तरह से फंसा लिया। सिद्धार्थ एक उड़ने वाली नाव पर कूद गया और एक जेड का कटोरा निकाला। वह पागल होकर खाने लगा। उस भयंकर लड़ाई ने उसकी बहुत ऊर्जा खर्च कर दी थी। आखिरकार सींग वाले आदमी के हमलों का अधिकांश हिस्सा उसी ने झेला था। लक्ष्मण का एक हाथ पूरी तरह से गायब हो गया था और 2 उपचार करने वाली शिष्याएं उसे ठीक करने में मदद कर रही थी। क्योंकि वह सेलेस्टियल नहीं था, उनका उपचार उस पर और भी ज्यादा प्रभावी था। एक नया हाथ तेजी से बाहर निकला, लेकिन अंदर की नाड़ियों को फैलने में कुछ समय लगेगा। यह देखकर कि वे दोनों ठीक हैं, सीमा और नेहा भी युद्ध क्षेत्र में शामिल हो गई। सीमा क्लाउड की पीठ पर कूद गई ताकि पूरे युद्ध क्षेत्र पर नजर रख सके। अब जब राघव आ गया था तो नतीजा तय था, बस हताहतों को कम करना ही बाकी था। ड्रैगन ब्लड लीजन के पास खुद को बचाने के लिए कवच था और उनमें कोई हताहत नहीं हुआ था। मुख्य बात हेवन फीमेल अलायंस और 10,000 इंसेक्ट गिल्ड को समर्थन देना था। राघव ने अपना ग्रीन ड्रैगन बैटल आर्मोर बुलाया। उसके पास 108,000 स्केल्स थे, जो उसके 108,000 अमर प्लेटफॉर्मों के बराबर थे। ड्रैगन रक्त की ऊर्जा ने उसके शरीर को एक नए स्तर तक मजबूत कर दिया, जिससे वो अपने 108,000 अमर प्लेटफॉर्मों की पूरी शक्ति का उपयोग करने में सक्षम हो गया, बिना इस चिंता के कि उसका शरीर उसे संभाल नहीं पाएगा। उसने तेजी से सींग वाले आदमी को पकड़ लिया। ब्लड ड्रिंकर को अपने कंधे पर टिकाते हुए उसने ठंडे लहजे में पूछा, क्या हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट में बस इतनी ही क्षमता है? क्या एक रैंक 7 सेलेस्टियल भी इतना नीचे गिर जाएगा? भाग जा। सिंग वाले आदमी का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने बहस नहीं की। उसके त्रिशूल के रून्स चमक उठे और उसने इसे राघव पर दे मारा। राघव ने सूंघा और अनायास ही ब्लड ड्रिंकर को घुमा दिया। सिंग वाले आदमी को खून की खांसी आई और वह एक बार फिर पीछे उड़ गया। एक रैंक 7 सेलेस्टियल अब मेरे मुकाबले का नहीं है। ग्रीन ड्रैगन बैटल आर्मोर अवस्था में अपनी स्थिति को महसूस करते हुए वो आत्मविश्वास से भर गया। वह एक बार फिर सिंग वाले आदमी के सामने आया और अपनी तलवार घुमाई। उसने न तो तकनीक का इस्तेमाल किया और न ही क्षमता का। यह बस एक साधारण झटका था और फिर भी सिंग वाले आदमी की बाह पूरी तरह से विकृत हो गई और वह एक टूटते तारे की तरह समुद्र में जा गिरा। एंसेस्ट्रल ब्लड इग्निशन, एंसेस्ट्रल स्पिरिट अपिया। सिंग वाला आदमी अचानक दहाड़ उठा और उसके पीछे एक विशाल आकृति दिखाई दी। क्योंकि ये बहुत विशाल थी, इसे साफ देखना संभव नहीं था। ये बस एक सिंग वाले बंदर की तरह दिखाई दिया। मैं तुम्हें अभी अपने सबसे ताकतवर वार से मार डालूंगा। सिंग वाले आदमी ने ठंडी नजर से राघव को घूरा। उसकी आवाज भी गहरी और खौफनाक होती जा रही थी। मैं इंतजार कर रहा हूं। राघव ने अपनी ब्लड ड्रिंकर को कंधे पर टिकाया। उसकी ऊर्जा इतनी जोर से उमड़ रही थी कि उसके बाल लगातार हवा में उड़ रहे थे। उसे ठीक से पता नहीं था, पर अब तक उसने यही पाया था कि ग्रीन ड्रैगन बैटल आर्मर का इस्तेमाल करने पर ही 9 स्टार हेगेमोन बॉडी आर्ट की पूरी ताकत बाहर आ पाती थी। केवल ग्रीन ड्रैगन बैटल आर्मर की मदद से ही वो अपने 108,000 अमर मंचों की पूरी 100 शक्ति का बोझ उठा पा रहा था। ब्लड ड्रिंकर को कसकर थामे हुए उसे लगा जैसे उसका शरीर ऊर्जा के विस्फोट से फटने वाला है। उधर सिंग वाले आदमी ने अपना त्रिशूल उठाया। उसके पीछे की मायावी आकृति एक रून में बदलकर सीधे उसके त्रिशूल में समा गई। अरे मूर्ख,
अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि आज तुम्हारी मौत तय है। सिंग वाले आदमी ने गुस्से से राघव को घूरा। राघव ने आंखें पतली की। उसने बर्फीली आवाज में पूछा, तुम अपने पूर्वज के खून और आत्मा के सार की शक्ति का इस्तेमाल करके किंग आइटम को सक्रिय कर रहे हो? सही कहा। हालांकि ये किंग आइटम को पूरी तरह सक्रिय नहीं कर सकता, पर तुम्हें मारने के लिए काफी है। उसके सिर पर बना सींग तेज रोशनी से चमकने लगा और वह सारी रोशनी त्रिशूल पर जमा हो गई। धरती और आकाश गरज उठे और उसका त्रिशूल तेजी से बढ़ने लगा। वह बादलों को चीरता हुआ इतनी भयानक ऊंचाई पर पहुंच गया कि बाकी सबको लगा जैसे वे छोटी सी चींटियां हैं और किसी भी पल मिटा दिए जाएंगे। लेकिन राघव एकदम शांत खड़ा देखता रहा। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ब्लड रिंकर थरथराने लगी थी, मानो कोई शेर जिसके इलाके में कोई दूसरा घुस आया हो। उसने ब्लड रिंकर को आसमान की ओर उठाया और खून के रंग की एक कृपांशवी आसमान की तरफ तेजी से बढ़ी। क्लिफ ब्रेकिंग हेवन प्रॉपिंग स्लैश। सिंग वाले आदमी की आंखें छोटी हो गई। उसने सोचा नहीं था कि राघव भी अपना किंग आइटम सक्रिय कर पाएगा। उसने बिना समय गवाए तुरंत हमला किया ताकि राघव को ऊर्जा जमा करने का जरा भी मौका न मिले। स्प्लिट द हेवंस। जैसे ही राघव स्प्लिट द हेवंस के चौथे रूप का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा था, उसके दिल में एक अशुभ आशंका जागी और उसने जबरदस्ती तीसरे रूप पर स्विच कर दिया। विशाल कृपांशवी उस त्रिशूल से टकराई। देखते ही देखते पूरी दुनिया में गहरा अंधेरा छा गया। ये बड़े पैमाने पर जगह के मुड़ने का नतीजा था। और जब सबकी नजर वापस लौटी तो उन्होंने देखा कि समुद्र दो हिस्सों में कट चुका था। उन्हें लगा कि उन्होंने समुद्र के तल को भी देखा जो खुद भी दरारों से भरा हुआ था। राघव और सींग वाला आदमी दोनों पीछे की ओर उड़ गए। राघव ने मुंह भरकर खून उगल दिया। उसकी नसें कांप रही थी। उस बेहद नाजुक पल में वो स्प्लिट द हेवंस के चौथे रूप से तीसरे रूप पर आया था। उसने जबरदस्ती 36 एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को जोड़ने से रोककर 27 को जोड़ा। लेकिन चूंकि 36 एक्यूपंक्चर पॉइंट्स जुड़ने लगे थे, वह देख सकता था कि चौथे रूप को इस्तेमाल करने की कोशिश मात्र से ही उसके एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पर दरारें पड़ गई थी। अच्छा हुआ मैंने समय रहते बदल दिया, नहीं तो मेरी नसें पूरी तरह से तबाह हो जाती। स्प्लिट द हेवंस का चौथा रूप इतना खतरनाक कैसे है? राघव को डर की एक लहर महसूस हुई। उसने पहले ही चौथे रूप के रुनों को शक्ति दी थी। चूंकि वह तीसरे रूप को तुरंत आजाद कर सकता था, उसे लगा था कि चौथा रूप भी इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन जब उसने कोशिश की तो एक बड़े खतरे का एहसास उसके दिल में भर गया और उसने तीसरे रूप में बदलाव कर लिया। इसके बावजूद उसे जबरदस्त पलटवार झेलना पड़ा। उसने कभी चौथे रूप को सक्रिय करने की कोशिश नहीं की थी। वो इसे आजमाना चाहता था, लेकिन ऐसा करते करते लगभग एक आपदा आ गई थी। जब राघव पीछे हटा तो उसे सींग वाले आदमी का कोई नामो निशान नहीं मिला। वो किसी तरह भाग गया था। अपने दुश्मन को भागे हुए देखकर उसने थोड़ी राहत महसूस की। नतीजतन उसे एक और मुंह भरकर खून खांसना पड़ा। वह जल्दी से प्राइमल चाउस बीड को शरीर में घुमाने लगा ताकि ठीक हो सके। लेकिन राघव ये देखकर हैरान रह गया कि चौथे रूप का उपयोग करने की कोशिश से उसकी नसों में जो दरारें आई थी, वे बहुत धीरे धीरे ठीक हो रही थी। क्या स्प्लिट द हेवंस के चौथे रूप में कोई गहरा राज छिपा है? राघव ने सोचा। क्या हुआ? राघव, सीमा और नेहा पास आई। दोनों ने देखा कि उसका चेहरा थोड़ा उतरा हुआ है। मैं ठीक हूं, बस इस बात से चिर है कि वह बच निकला। राघव ने सिर हिलाया। पहले उसे पूरा भरोसा था। उसे यकीन था कि वो उस सिंग वाले आदमी से जान की बाजी लगाकर लड़ेगा। लेकिन वो फिर भी भाग गया, और अगर वह भागा भी न होता तो भी राघव के पास अब उसे मार गिराने का कोई भरोसा नहीं था। उसकी क्षतिग्रस्त नसें उसे पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करने दे रही थी। दुश्मन को हराने के बजाय उसकी अपनी ही ऊर्जा ने उसे घायल कर दिया था। राघव बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ था। ऐसी मूर्खतापूर्ण चीज उसके साथ आखिर हो कैसे गई? ये सब क्या हुआ है? ठीक उसी समय मुकेश और मनीषा का समूह वहां आया। वे इतने बड़े हंगामे को देखकर दौड़े चले आए थे। अनगिनत लाशों
और सबको खून से लथपथ युद्ध के मैदान की सफाई करते हुए देखकर वे चौंक गए। तुम लोगों पर हमला नहीं हुआ? सीमा ने हैरानी से पूछा। नहीं, सब कुछ सामान्य था। यहां क्या हुआ है? मनीषा चिल्लाई। यह बात करने का समय नहीं है। सभी शिष्यों को इकट्ठा करो। हम एक्सपेंशन सिटी वापस चल रहे हैं, राघव ने कहा। रास्ते में उन्होंने समझाया कि क्या हुआ था। मनीषा और मुकेश हैरान रह गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट इतना पागलपन करेगा कि एक्सपेंशन दाओ सेक्ट के शिष्यों पर हमला कर दे। लेकिन उन्होंने हम पर हमला क्यों नहीं किया? मनीषा ने पूछा। शायद यह एक्सपेंशन दाओ सेक्ट को हद से ज्यादा गुस्सा होने से रोकने के लिए है। अगर सभी नए शिष्य मार दिए जाते हैं तो कम से कम उनके पास अपनी विरासत आगे बढ़ाने के लिए पुराने शिष्य तो है। लेकिन अगर पुराने और नए दोनों ही मार दिए गए तो उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचेगा। तब एक्सपेंशन दाओ सेक्ट उनके साथ सचमुच जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ेगा। राघव केवल यही अनुमान लगा सका। हालांकि यह सबसे तार्किक अनुमान था जो उसे सूझा, पर वह जानता था कि हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के बेवकूफ तर्क जैसी कोई चीज नहीं जानते। 100 अलग अलग कोणों से सोचने के बावजूद वो ये पता नहीं लगा पाया कि उनकी असली योजना क्या थी। क्या अभी भी गाओ जियान्यांग की कोई खबर नहीं मिली? राघव ने पूछा। नहीं, लगता है उन्होंने अपने संचार रुनों को बंद कर दिया है। हम उन्हें ढूंढ भी नहीं पा रहे हैं। मुकेश, गणेश और बाकी सबने सिर हिलाया। बॉस, कहीं तुम्हें यह तो नहीं लगता कि? मनोज ने पूछा। कोई सबूत नहीं है, इसलिए अंदाजा लगाना बेकार है। इसके अलावा ऐसा लगता भी नहीं है। गाओ जियान्यांग बेवकूफ नहीं है और वह जानता है कि ऐसा करने से उसे कोई फायदा नहीं होगा। आज से हम बीस्ट टाइड आने तक एक्सपेंशन सिटी के अंदर ही रहेंगे, राघव ने कहा। और फिर जब बीस्ट टाइड आएगा तो समुद्री राक्षसों की संख्या एक भयानक स्तर तक पहुंच जाएगी, मुकेश ने कहा। उन सबको अब यह एहसास हो गया था कि इस बार का बीस्ट टाइड बहुत खतरनाक होने वाला है। जब वे शिकार पर गए थे तो एक इलाके में 9वें रैंक के समुद्री राक्षसों को खत्म करने में उन्हें बहुत समय लगा था। अगर उन्होंने इस समय का फायदा उठाकर और कुछ नहीं मारा तो जब बीस्ट टाइड आएगा तो उनकी संख्या का हिसाब लगाना मुश्किल हो जाएगा। कोई बात नहीं, मेरे पास उसके लिए एक योजना है। जहां तक हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट की बात है, इस बार उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हजारों शिष्य मारे गए और केवल 2 बच निकले। उनके बेवकूफाना स्वभाव को देखते हुए यह बहुत मुमकिन है कि वे बदला लेने के लिए लौटेंगे। उनके पास हमसे ज्यादा शिष्य हैं और समुद्र में हम पर घात लगाना उनके लिए बहुत आसान है। लेकिन जब तक हम अपनी सेना को वापस रोके रखेंगे, वे एक्सपेंशन सिटी पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। फिर यह सिर्फ 2 संप्रदायों के विचारों का टकराव नहीं रह जाएगा। वे इतनी बड़ी हिम्मत नहीं करेंगे, राघव ने कहा। हम ये बात संप्रदाय को क्यों नहीं बताते? मनीषा ने पूछा। जरूरत नहीं है। जुआन मास्टर ने मुझे पहले ही कह दिया था कि यहां कुछ भी हो सकता है और हमें जो भी हो उसे खुद ही संभालना होगा। इसके अलावा अगर हम उन्हें बताते हैं तो तुम्हें क्या लगता है वे क्या करेंगे? एल्डर्स इस क्षेत्र में नहीं आ सकते। क्या तुम चाहती हो कि संप्रदाय बाहरी शिष्यों को भेजे? क्या यह उनके लिए आत्महत्या नहीं होगी? राघव ने सिर हिलाया। लेकिन मनीषा ने कहना शुरू किया। मनीषा, राघव हमारा सेनापति है, उसकी अपनी योजनाएं हैं, इसलिए बार बार सवाल मत करो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम बेवजह चिंता कर रही हो? मुकेश ने कहा। तुम मुझसे ऐसी बात कह रहे हो? आज रात मेरे कमरे में आने की सोचना भी मत, मनीषा ने चिल्लाया। लेकिन उसे तुरंत एहसास हुआ कि वो क्या बोल गई है। उसका चेहरा लाल हो गया और वह भाग गई। बाकी सबने अजीब निगाहों से मुकेश को देखा। राघव ने ताली बजाई। किसने सोचा था कि सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर मुकेश इतने कमाल के निकलेंगे? बधाई हो, बधाई हो। सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर मुकेश की जय हो। सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर मुकेश का दबदबा है। सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर मुकेश बलवान और दबंग है। मनोज और अन्य लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, मानो वे चाहते थे कि दुनिया में थोड़ा और हंगामा हो। मुकेश का चेहरा ऐसा हो गया था जैसे वह रोने वाला हो।
वह तो बस एक अच्छी सलाह देना चाहता था और उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसी स्थिति में फंस जाएगा। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो वह अपना मुंह तक नहीं खोलता। सबकी निगाहों के सामने वो केवल जबरदस्ती मुस्कुरा सका और चला गया। लेकिन सभी अच्छी तरह जानते थे कि मुकेश के लिए अगले कुछ दिन मुश्किल भरे होने वाले थे। इसके बाद उन्होंने अपने नुकसान का हिसाब लगाया। 10,000 इंसेक्ट गिल्ड को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, जबकि हेवन फीमेल अलायंस ने कुछ 100 लोग खोए थे। ड्रैगन ब्लड लेजेंड के कुछ दर्जन लोग घायल हुए, लेकिन कोई मरा नहीं। यह सब अर्जुन के कवच की बदौलत था। राघव ने गणेश को मुकेश के समूह से कुछ लोगों को लेने के लिए कहा। मुकेश के समूह में वे शिष्य शामिल थे जो डिवाइन बीस्ट मेंशन, हेगेमोन हॉल और फ्लेम गेट से आए थे। मुकेश ने अपने कुछ विशेषज्ञों को उनका नेतृत्व करने को कहा था, लेकिन यह आसान नहीं था। जहां तक हेवन फीमेल अलायंस की बात थी, वे सिर्फ महिलाओं को स्वीकार करते थे, इसलिए केवल गणेश ही उनका नेतृत्व कर सकता था। राघव ने गणेश को 10,000 नए शिष्य लेने के लिए कहा, जिससे वह चौंक गया। वो इतने सारे लोगों का नेतृत्व करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि लड़ाई से उसके पक्ष की ताकत कम हो गई थी। उसे लगा कि वह इतने सारे लोगों को अपना अनुयायी बनने के लिए मना नहीं पाएगा। तुम अपने लोगों का नेतृत्व कर सकते हो या नहीं, ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि तुम कितने शक्तिशाली हो, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि तुम अपने हर साथी को एक भाई जैसा मानते हो या नहीं। जहां तक शक्ति की बात है, वो मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारी शक्ति को बहुत कम समय में विस्फोटक रूप से बढ़ने दूंगा। राघव ने गणेश के कंधे पर थपथपाया। एक्सुएंशन सिटी में वापस आने के बाद राघव ने पाया कि सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। एक्सुएंशन सिटी में छोड़े गए शिष्यों पर कोई हमला नहीं हुआ था और सब कुछ सामान्य था। अर्जुन एकांत में अपनी जाली के काम में व्यस्त थे। राघव और बाकी लोगों को खून से लथपथ वापस आते देख और यह देखकर कि बहुत से लोग लौटे नहीं हैं, सबको गहरा सदमा लगा। राघव ने यह खबर छिपाने की जरा भी कोशिश नहीं की। जब सभी को पता चला कि यह सब हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट ने किया है, तो वे सब आग बबूला हो गए। वे तुरंत जाकर उनसे मुकाबला करने की इच्छा रखने लगे। पिछली बार हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट एक्सपेंशन दाओ सेक्ट को उकसाने आए थे, जिसने उन्हें पहले ही नाराज कर दिया था। अब वे उन्हें जानलेवा दुश्मन मानते थे। जब उन्होंने सुना कि उनके केवल 2 लोग ही भाग पाए और बाकी सब मारे गए, तो सभी को खुशी हुई। राघव ने सबको आदेश दिया कि इस दौरान वे शहर से बाहर न जाए। अगर उन्हें शिकार पर जाना है तो वे सिर्फ किनारे पर ही शिकार कर सकते हैं। किनारे पर शिकार और गश्त जरूरी थी, क्योंकि उन्हें समुद्री राक्षसों की हरकतों पर नजर रखनी थी। यह वह समय था जब जानवरों का आक्रमण होने वाला था। 20 टाइड से ठीक पहले बड़ी संख्या में समुद्री राक्षस इकट्ठा होना शुरू हो जाते थे। राघव ने गणेश से बात करनी शुरू की। उन्होंने उससे अपनी स्थिति के बारे में थोड़ा और जानना चाहा। गणेश को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। समुद्र पर उसने अपने कई कीड़ों को, जिन्हें उड़ना भी नहीं आता था, तोक के चारे के रूप में इस्तेमाल किया था। जहां तक उड़ने वाले कीड़ों की बात है, उनमें से 100 में से भी कम बच पाए थे। लेकिन कीट साधकों की एक कमाल की बात यह थी, जब तक उनके पास पर्याप्त संसाधन है, वे लगातार और कीड़े पैदा कर सकते हैं। ये कीड़े बहुत तेजी से प्रजनन कर सकते थे, बशर्ते उन्हें पर्याप्त भोजन मिले। उसकी कीड़ों की सेना को जल्दी से बहाल किया जा सकता था। सभी शिष्यों के पास अपनी स्पेशल रिंग्स में दर्जनों 9वें दर्जे के समुद्री राक्षसों के मृत शरीर थे। गणेश के लिए वे सबसे बेहतरीन संसाधन थे। राघव ने कहा, मुझे अपने हर तरह के कीड़े दिखाओ और उनका परिचय दो। गणेश ने सैकड़ों अलग अलग तरह के कीड़े बुलाए। वे हर तरह के थे। कुछ बचाव के लिए इस्तेमाल होते थे, कुछ हमले के लिए, कुछ लाशों को साफ करने के लिए और कुछ सिर्फ चारे के रूप में इस्तेमाल होते थे। गणेश के लड़ने वाले कीड़ों को बढ़ने के लिए हर दिन कुछ चारे वाले कीड़ों का उपभोग करना पड़ता था। जहां तक चारे वाले कीड़ों की बात है, उन्हें खून और मांस की जरूरत होती थी। मांस के अंदर की ऊर्जा को उसके चारे वाले कीड़े बदल सकते थे और अपने दूसरे कीड़ों को प्रदान कर सकते थे। यह सुअर पालने जैसा ही था।
गणेश के पास एक शक्तिशाली मदर इंसेक्ट भी थी। उसके अनुसार यह मदर इंसेक्ट उसके मन और आत्मा से जुड़ी हुई थी। इसी से वह अपनी कीड़ों की सेना को नियंत्रित कर पाता था। हालांकि मदर इंसेक्ट केवल 9वें दर्जे के शुरुआती स्तर पर थी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बाकी कीड़ों को नियंत्रित किया जा सके, उनकी शक्ति निश्चित रूप से मदर इंसेक्ट से ज्यादा नहीं हो सकती थी। इसीलिए गणेश के बाकी कीड़े ज्यादा से ज्यादा 8वें दर्जे के चरम पर थे। अगर वे और मजबूत होते तो मदर इंसेक्ट उन्हें दबा नहीं पाती और फिर वे विद्रोह कर देते। राघव ने विशाल सुनहरी मदर इंसेक्ट को देखा। यह 7 धब्बों वाली लेडी बग की तरह थी, लेकिन इसके खोल से धात्विक चमक निकल रही थी। इसकी रक्षात्मक शक्ति चौंकाने वाली थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि वह 6ठे दर्जे के सेलेस्टियल्स की जादुई कलाओं को रोक पाया था, लेकिन यह साफ था कि यह मदर इंसेक्ट केवल बचाव में माहिर थी और इसके पास शक्तिशाली हमले नहीं थे। राघव ने इसके सारक्त की एक बूंद निकाली। वो सुनहरी और बहुत चमकीली थी। राघव ने पूछा, आपकी मदर इंसेक्ट कितनी मजबूत हो सकती है? 10वें दर्जे तक। इतनी मजबूत? राघव हैरान थे। गणेश ने कहा, राघव, हालांकि ये 10वें दर्जे तक बढ़ सकती है, लेकिन जो सच में ऐसा कर पाते हैं वे बेहद बेहद दुर्लभ होते हैं। इसका बढ़ना बहुत मुश्किल है और ये बहुत धीमा है। इसके अलावा कुछ साल पहले मैं एक जानलेवा लड़ाई में था और मेरी मदर इंसेक्ट को बहुत गंभीर चोट लगी थी। ये पिछले कुछ सालों से ठीक हो रही है, लेकिन मेरे संसाधन सीमित हैं और मैं इसकी ज्यादा मदद नहीं कर सकता। इसलिए मदर इंसेक्ट का विकास बहुत बहुत धीमा है। ऐसा लगा कि कीट साधक भी पैसा जलाने वाला पेशा थे। गरीब लोग इसकी कोशिश भी नहीं कर सकते थे। राघव ने कहा, मुझे तुम्हारी मदर इंसेक्ट की एक सामान्य समझ है। चूंकि इसकी सीमा 10वां दर्जा है, मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। किस बात की चिंता? मैं औषधीय गोलियों का उपयोग करूंगा ताकि तुम्हारी मदर इंसेक्ट कुछ ही दिनों में आगे बढ़ सके। मैं इसे 9वें दर्जे के अंतिम स्तर तक बढ़ाने की सोच रहा हूं। राघव ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, लेकिन यह असंभव है। गणेश को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी मदर इंसेक्ट ने 8वें दर्जे के चरम पर 3 साल बिताए थे, तब जाकर वह 9वें दर्जे के शुरुआती स्तर पर पहुंची थी। लेकिन राघव उसे कुछ ही दिनों में 9वें दर्जे के अंतिम स्तर तक बढ़ाना चाहते थे। अगर कोई और ये कहता तो वह इसे मजाक समझता, लेकिन राघव से सुनकर वो बहुत खुश हुआ। राघव मुस्कुराए, ज्यादा खुश मत हो। इसे 9वें दर्जे के अंतिम स्तर तक बढ़ाना कोई समस्या नहीं है, लेकिन यह केवल एक खाली कल्टीवेशन का आधार होगा। इस पर दबाव तो होगा, लेकिन असली शक्ति नहीं होगी। मेरी औषधीय गोलियां इसके कल्टीवेशन के आधार को बढ़ाएंगी, लेकिन इसकी वास्तविक शक्ति को धीरे धीरे बढ़ना होगा और पकड़ बनानी होगी। लेकिन केवल इसके कल्टीवेशन के आधार को बढ़ाना ही तुम्हें बहुत फायदा पहुंचाने के लिए काफी है। क्या तुम समझते हो? मैं समझता हूं। जैसे ही मेरी मदर इंसेक्ट 9वें दर्जे के अंतिम स्तर तक पहुंचेगी, मैं अपनी कीड़ों की सेना में मिड 9th रैंक इंसेक्ट्स को सेनापति के रूप में नियंत्रित कर पाऊंगा। हे भगवान, मुझे लगभग विश्वास ही नहीं हो रहा है। गणेश उत्साह से भर गया और अपनी शांति खो बैठा। क्या वो मजाक कर रहा था? हजारों 9वें दर्जे के कीड़ों की सेना, क्या वो पूरी तरह से अद्वितीय नहीं हो जाएगा? मैंने अभी बात पूरी नहीं की है। मैं तुम्हारे चारे वाले कीड़ों के लिए एक तरह का औषधीय अमृत भी बनाऊंगा। ये उन्हें तेजी से बढ़ने देगा और खून और मांस की ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद वे एक तरह की विस्फोटक वृद्धि करेंगे। ये तुम्हारे चारे वाले कीड़ों के लिए बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन तुम्हारे लड़ने वाले कीड़े बस उन्हें खा सकते हैं और ये कोई समस्या नहीं होगी। वे सब तेजी से बढ़ेंगे। मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ बनाऊंगा और बाद में मैं तुम्हें इसका फॉर्मूला दे दूंगा। जब मैं मौजूद नहीं भी रहूंगा तब भी तुम इसे खुद बना पाओगे। अरे तुम क्या कर रहे हो? जैसे ही राघव बोल रहे थे, गणेश अचानक जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। राघव कूद पड़े और जल्दी से उसे उठाया। गणेश ने कसम खाई, मैं राघव की दयालुता को हमेशा याद रखूंगा। राघव उसे केवल औषधीय अमृत ही नहीं दे रहे थे, बल्कि फॉर्मूला भी दे रहे थे। यह जानना जरूरी था कि ऐसे गुप्त फॉर्मूले बेहद कीमती होते थे।
एक कीमती फॉर्मूले के लिए पिता पुत्र के शत्रु बन जाने या भाइयों के एक दूसरे के खिलाफ हो जाने के कई मामले सामने आए थे। जहां तक इस तरह के फॉर्मूले की बात है, ये गणेश के लिए उसकी जान जितना कीमती था। राघव ने कहा, इतना गंभीर मत हो। राघव अवाक रह गए। गणेश ने सिर हिलाया। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, बल्कि मेरे भाइयों के लिए भी है। एक बार जब मैं मजबूत हो जाऊंगा तो मुझे उन्हें अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देखना पड़ेगा। वह एहसास सच में बहुत दर्दनाक होता है। मैं उसे दूसरी बार महसूस नहीं करना चाहता। अच्छा, एक आदमी को ऐसा ही होना चाहिए। अब जब तुम समझते हो कि भाई एक दूसरे के लिए सब कुछ न्योछावर कर देंगे, तो जो कोई भी तुमसे जुड़ेगा वो निश्चित रूप से दुख नहीं उठाएगा। राघव ने उसकी पीठ थपथपाई। गणेश बहुत भावुक हो गए थे। राघव की मंजूरी पाना अब जीवन भर के गौरव जैसा महसूस हुआ। गणेश से अलग होने के बाद उन्होंने पूरे एक्सपेंशन सिटी पर एक नजर डाली। चीजों को सुरक्षित रखने के लिए सीमा ने अपनी आध्यात्मिक क्षेत्र में पूरे एक्सपेंशन सिटी को कवर कर लिया था। ये स्पिरिचुअल डोमेन शहर भर में फैले 4 गोल्डन लिटिल बेल्स पर आधारित थी। वे एक खास तरह की सोल आइटम थी जो उन्हें पूरे एक्सपेंशन सिटी पर नजर रखने की अनुमति देती थी। इस बार के गुप्त हमले ने उन सभी को खतरे का एहसास करा दिया था। वे अब एक्सपेंशन दाओ सेक्ट के अंदर नहीं थे और उन्हें बचाने के लिए कोई नियम नहीं थे। उन्हें खुद पर निर्भर रहना होगा। राघव सिटी लॉर्ड के महल में लौट आए। मनोज को बुलाकर उन्होंने 6ठे दर्जे के हेवनली दाओ फ्रूट्स के 86 और 5वें दर्जे के हेवनली दाओ फ्रूट्स के 1500 निकाले। यह इस बार उनकी लड़ाई के सबसे बड़े शिकार थे। ये कहने की जरूरत नहीं है कि हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट सच में एक्सपेंशन दाओ सेक्ट से ज्यादा शक्तिशाली था। उनके नए शिष्यों में उनमें से कई को 5वें दर्जे तक बढ़ाया गया था। इसमें अनगिनत संसाधनों का खर्च आया होगा। उनके वरिष्ठ शिष्यों में लगभग 10वां हिस्सा 6ठे दर्जे के सेलेस्टियल्स थे। जहां तक एक्सपेंशन दाओ सेक्ट के वरिष्ठ शिष्यों की बात है, उनमें से हर 1000 में से केवल एक 6ठे दर्जे का सेलेस्टियल था। यह अनुपात दोनों संप्रदायों के बीच वित्तीय शक्ति में अंतर को बताता है। हालांकि शक्ति का यह अंतर अंत में राघव के लिए फायदेमंद साबित हुआ। चाहे मरा हुआ सेलेस्टियल जनजात या अर्जित सेलेस्टियल हो, एक बार जब उनके हेवनली दाओ रून्स को प्राइमल केओस बीट द्वारा अवशोषित कर लिया जाता था और हेवनली दाओ फ्रूट्स में संघनित कर दिया जाता था, तो उनका उपभोग करने वाले लोग एक जन्मजात सेलेस्टियल बन जाते थे। सबसे राक्षसी बात यह थी कि अगर वे गिरे हुए शिष्य स्वर्ग और पृथ्वी के साथ विलय के क्षेत्र तक पहुंच गए थे, तो हेवनली दाओ फ्रूट उसका उपभोग करने वाले को भी वो क्षमता प्रदान कर देता था। राघव ने कहा, 6ठे दर्जे के हेवनली दाओ फ्रूट्स में से 50 हीलिंग डिसाइपल्स को दे दो। बाकियों को सबसे ज्यादा क्षमता वाले योद्धाओं के बीच बांट दो। जहां तक 5वें दर्जे के हेवनली दाओ फ्रूट्स की बात है, पहले उन्हें ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स को दो और फिर सबसे मजबूत ड्रैगन मार्क वॉरियर्स का चयन करो। अभी ड्रैगन ब्लड लीजन में 13,000 से ज्यादा सदस्य थे। अभी भी सिर्फ 4 सेनापति थे, लेकिन अब 360 दलपति थे। दूसरे शब्दों में, हर ड्रैगन ब्लड वॉरियर एक दलपति था। इस तरह हर दल 30 से ज्यादा लोगों से बना था और लड़ाई के दौरान चीजों को नियंत्रित करना आसान था। दलपतियों को स्वाभाविक रूप से मजबूत होना पड़ता था, इसलिए 5वें दर्जे के हेवनली दाओ फ्रूट्स पहले उन्हें दिए जाएंगे। जहां तक 6ठे दर्जे के हेवनली दाओ फ्रूट्स को हीलिंग डिसाइपल्स को दिए जाने की बात है, तो मनोज थोड़ा हिचकिचाए थे, लेकिन फिर इसके बारे में सोचने पर हीलिंग डिसाइपल्स ही ड्रैगन ब्लड लीजन के जीवन की रक्षा करते थे। उन्हें शक्तिशाली होना जरूरी था। इन्फर्नल डेविल अबिस की लड़ाई के दौरान उन्होंने अनुभव किया था कि हीलिंग डिसाइपल्स कितने महत्वपूर्ण थे, अन्यथा उस लड़ाई में काफी हताहत हुए होते। मनोज के जाने के बाद राघव ने अपने पास बचे हुए 4थे दर्जे और उससे नीचे के हेवनली दाओ फ्रूट्स को देखा। मुझे आश्चर्य है कि क्या वेद शर्मा उन हेवनली दाओ फ्रूट्स को भेजने में कामयाब रहे। राघव ने सिमन के बारे में सोचा। उन्होंने बड़ी संख्या में हेवनली दाओ फ्रूट्स भेजे थे ताकि ओरिजिनल डेविल रेस संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए मार्शल हेवन कॉन्टिनेंट पर खुलेआम चल सके। अब उनके पास हेवनली दाओ फ्रूट्स का एक और बड़ा समूह था।
लेकिन उन्होंने उन्हें किसी के भी साथ बेतरतीब ढंग से भेजने की हिम्मत नहीं की। अगर यह रहस्य उजागर हो गया तो वह मर जाएंगे। जो लोग सच में इस रहस्य को जानते थे वे केवल नेहा, सीमा, मनोज, अर्जुन और कुछ अन्य लोग थे। ड्रैगन ब्लड और ड्रैगन मार्क वॉरियर्स केवल इतना जानते थे कि वे फल थे। उन्हें असली कहानी नहीं पता थी। राघव नहीं चाहते थे कि वे जाने। ऐसा नहीं था कि उन्हें उन पर भरोसा नहीं था, बल्कि यह था कि जितने ज्यादा लोगों को पता होगा उतना ही ज्यादा खतरनाक होगा। तब उनके दुश्मन उन पर नजर रखेंगे और इससे उनकी जान जा सकती थी। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद राघव औषधीय गोलियां बनाने के लिए एकांत में चले गए। कुछ गणेश के लिए थी और कुछ शांभवी के लिए। उन्हें इस समय का फायदा उठाकर शांभवी को उस चीज से छुटकारा दिलाने में मदद करनी थी। राघव ने गणेश के लिए गोलियां बनाने में पूरा एक दिन लगा दिया। मदर इंसेक्ट काफी बड़ी थी और उसे असर करने के लिए टॉप ग्रेड की सैकड़ों गोलियों की जरूरत थी। जहां तक औषधीय एलिक्सर की बात थी, उसकी जरूरत तो और भी ज्यादा थी। शुक्र है इस काम में उसकी मदद के लिए शीन था और सब कुछ बहुत आसानी से हो गया, वरना इतनी बड़ी मात्रा में इन्हें बनाना राघव को थकाकर मार ही डालता। गणेश को जब गोलियां मिली तो उसने बिना देर किए उन्हें अपनी मदर इंसेक्ट को दे दिया। साथ ही उसने अपने फीड इंसेक्ट्स को पालने के लिए अमृत का उपयोग करना शुरू कर दिया। राघव ने सभी शिष्यों को आदेश दिया कि वे अपने 9वें रैंक किसी डेमन के शवों को प्राथमिकता से गणेश को दे। सभी ने इस बात का समर्थन किया। अपने अधीनस्थों की रक्षा के लिए इतने सारे कीटों का बलिदान करने के बाद गणेश ने उनका सम्मान जीत लिया था। वैसे भी 9वें रैंक किसी डेमन की सबसे कीमती चीज उनका कोर होता था। उनके शवों की कीमत तो बस 10वां हिस्सा थी, इसलिए किसी को ज्यादा परवाह नहीं थी। उन्होंने सीधे गणेश को शव मुफ्त में दे दिए। असल में गणेश अपनी कोर का इस्तेमाल शवों के बदले में करने की योजना बना रहा था, लेकिन सभी शिष्यों ने मना कर दिया। कुछ ने तो यहां तक कह दिया कि गणेश यह मांग करके अव्यावहारिक बात कर रहा है। गणेश बहुत भावुक हो गया। उसने उनके सी डेमन के शव ले लिए। इनकी मदद से वो अपने कीटों को तेजी से पाल पाएगा। गणेश ये देखकर हैरान रह गया कि उसके फीड इंसेक्ट्स उसकी उम्मीद से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे थे। पहले उसके फीड इंसेक्ट्स को परिपक्व होने में 5 दिन लगते थे, लेकिन अब वे महज कुछ घंटों में ही परिपक्व हो गए। इतना ही नहीं, औषधीय अमृत के असर से उनमें समाहित ऊर्जा 10 गुना ज्यादा थी। यह तो राघव के लगाए गए अनुमान से भी कहीं ज्यादा थी। अब जब उसके पास पर्याप्त मांस था, गणेश पागलों की तरह अपनी कीट सेना को बढ़ा रहा था। गोलियों का पहला बैच खाने के बाद उसकी मदर इंसेक्ट आसानी से 9वें रैंक के मध्य स्तर तक पहुंच गई थी, और तो और वह जल्द ही 9वें रैंक के अंतिम स्तर तक पहुंचने की राह पर थी। अब गणेश को राघव की क्षमताओं पर पूरा भरोसा हो चुका था। जहां गणेश पागलपन की हद तक तरह तरह के कीट पैदा करने में जुटा था, वहीं राघव अभी भी अपनी चोटों को ठीक करने में लगा हुआ था। स्प्लिट द हेवंस के चौथे रूप का इस्तेमाल करने की कोशिश का उल्टा असर अभी भी उसे परेशान कर रहा था। उसे अब भी नहीं पता था कि ये क्या था, लेकिन प्राइमल कैओस बीड को पूरी शक्ति से 2 दिनों तक इस्तेमाल करने के बाद ही उसकी नसें धीरे धीरे ठीक हुई। इस बात ने राघव को हैरान कर दिया। प्राइमल कैओस स्पेस जीवन से भरपूर था। उसमें हड्डियां और अंग कुछ ही सांसों में फिर से उगाए जा सकते थे। फिर भी कुछ नसों की मरम्मत में 2 दिन लग गए। राघव ने स्प्लिट द हेवंस के पहले रूप को सावधानी से परखा। कोई दिक्कत नहीं थी। उसके 9 एक्यूपंक्चर पॉइंट आसानी से जुड़े हुए थे। दूसरा रूप भी ठीक था। तीसरा रूप भी ठीक था। उसने धीरे धीरे चौथे रूप को आजमाना शुरू किया। उसकी आध्यात्मिक युवान 28 एक्यूपंक्चर पॉइंट 29-35 से होकर गुजरी। पहले 35 एक्यूपंक्चर पॉइंट आसानी से और बिना किसी समस्या के जुड़ गए, लेकिन जब उसने इसे आखिरी एक्यूपंक्चर पॉइंट से जोड़ने की कोशिश की तो उसके 108,000 अमर मंच ने स्वचालित रूप से उस 36वें एक्यूपंक्चर पॉइंट में अपनी ऊर्जा डालनी शुरू कर दी। ये ऐसा था जैसे 108,000 धाराएं पागलों की तरह एक ही तटबंध में बह रही हों। तटबंध तुरंत उफन कर टूट जाएगा,
हालांकि राघव तैयार था और उसने तुरंत अपनी ऊर्जा को फैला दिया, फिर भी वो पसीने से भीग गया। अगर उस हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेट के विशेषज्ञ से लड़ते समय उसने सहज रूप से खतरे को भांपकर चौथे रूप का इस्तेमाल करना नहीं छोड़ा होता, तो शायद उसकी लाश भी नहीं बची होती। ये क्या हो रहा है? सीनियर चंद्रमोहन ने इसका जिक्र क्यों नहीं किया? या कहीं ऐसा तो नहीं ये 9 स्टार हेगेमोन बॉडी आर्ट की वजह से है? राघव उलझन में था। जब भी वह आखिरी एक्यूपंक्चर पॉइंट को जोड़ने की कोशिश करता, उसके 108,000 अमर मंच अपनी सारी ऊर्जा वही केंद्रित कर देते। और तो और, ये ऊर्जा का एक ऐसा अचानक विस्फोट था जिस पर उसका नियंत्रण नहीं था। ये ऐसी चीज नहीं थी जिसे वो झेल सके। ये भयानक हमला ऐसा नहीं है जिसे मैं इस्तेमाल कर सकूं। राघव गहराई से हिल गया था। शायद 9 स्टार हेगेमोन बॉडी आर्ट की वजह से स्प्लिट द हेवंस अपने मूल दायरे से भटक गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेट के जो शिष्य स्प्लिट द हेवंस का अभ्यास करते थे, वे सभी एक विशेष कल्टीवेशन तकनीक में प्रशिक्षित होते थे, बैटल गॉड सैक्रेड कैनन। ये कल्टीवेशन तकनीक स्प्लिट द हेवंस के साथ तालमेल बिठाती थी। दोनों एक दूसरे के पूरक थे, लेकिन राघव ने बैटल गॉड सैक्रेड कैनन का अभ्यास नहीं किया था और वह इसकी जगह 9 स्टार हेगेमोन बॉडी आर्ट के माध्यम से स्प्लिट द हेवंस का इस्तेमाल करता था। इसलिए इसमें बड़ा अंतर होना स्वाभाविक था। मैं इस तरह जारी नहीं रख सकता। एक शक्तिशाली बैटल स्किल का होना लेकिन उसे इस्तेमाल न कर पाना बर्बादी है। राघव गहरी सोच में डूब गया और धीरे धीरे अपने 4 की समुद्रों की ऊर्जा को संचालित किया। उसने अपने कुछ अमर मंचों से ऊर्जा निकाली और उसे अपने 4 की समुद्रों में मिला दिया। उसने एक बार फिर स्प्लिट द हेवंस का इस्तेमाल करने की कोशिश की और यह देखकर खुशी से चौंक गया कि यह वास्तव में एक समाधान लगता है। काम को बांटकर उसके की समुद्रों ने उसके अमर मंचों को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। वो अपने की समुद्रों में ऊर्जा डालता रहा, जबकि उसके बचे हुए अमर मंच स्प्लिट द हेवंस का इस्तेमाल करने के लिए ऊर्जा भेजते रहे। जब वो 36वें एक्यूपंक्चर पॉइंट पर पहुंचा, तो राघव ने एक बार फिर अपनी ऊर्जा को फैला दिया। उसने पाया कि उसके आधे अमर मंचों की ऊर्जा भी ऐसी नहीं थी जिसे उसका एक्यूपंक्चर पॉइंट सह सके। कई परीक्षणों के बाद आखिरकार उसे एक सीमा मिली जिसे वो सह सकता था। अगर वह स्प्लिट द हेवंस के चौथे रूप का इस्तेमाल करना चाहता था, तो वो अपने अमर मंचों के केवल 1/4 हिस्से का ही उपयोग कर सकता था। इन सभी परीक्षणों के माध्यम से उसने पाया कि स्प्लिट द हेवंस का चौथा रूप वास्तव में भयंकर था। अगर इसे सक्रिय किया जाता, तो ये उसके अमर मंचों के 1/4 हिस्से के भीतर की सारी ऊर्जा को तुरंत निकाल लेता। उसने इसकी शक्ति का परीक्षण करने के बारे में सोचा, लेकिन जब उसने हिसाब लगाया कि उसे अपनी ऊर्जा का 1/4 हिस्सा खर्च करना पड़ेगा, तो उसने टाल दिया। वैसे भी जल्द या बाद में कोई अवसर तो आएगा ही, और उसे कोई जल्दी नहीं थी। वो पहले ही पता लगा चुका था कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। बाकी का दिन वो गोलियां बनाने में लगा रहा। अगली सुबह वो शांभवी से मिलने गया। केवल उन दोनों वाले एक निजी कमरे में माहौल थोड़ा अजीब था। राघव ने गंभीरता से चेतावनी दी, मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास गोलियां बनाई हैं और वे तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेंगी, लेकिन तुम्हें तैयार रहना चाहिए। वो चीज तुम्हारे शरीर में बहुत देर से है और उसे निकालने में बहुत दर्द होगा। शांभवी थोड़ी घबराई हुई थी। उसने सिर हिलाया क्योंकि उसे पिछली बार का दर्द अभी भी याद था। अपनी आत्मा के फटने जैसा महसूस होना उसके लिए अब तक का सबसे दर्दनाक अनुभव था। शांभवी ने राघव द्वारा बनाई गई टॉप ग्रेड की औषधीय गोलियां खा ली। औषधीय ऊर्जा तेजी से फैली, जिससे शांभवी एक पवित्र प्रकाश से चमक उठी। उस प्रकाश ने उसके कपड़ों को लगभग पारदर्शी बना दिया, जिससे उसके सभी महत्वपूर्ण अंग दिखाई देने लगे। शांभवी पूरी तरह से लाल हो गई और आंखें फेर ली। राघव का सामना करने में असमर्थ थी। राघव ने गटगट किया। एक ऐसी अद्वितीय सुंदरता को देखकर, जिसने मानो कोई कपड़े नहीं पहने हों, उसे अपना मुंह सूखा लगा। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपने सभी सुंदर विचारों को बाहर निकाला और खुद को चेतावनी दी कि उसे जरूरी काम पर ध्यान देना है। 9 स्टार हेगेमोन बॉडी आर्ट को संचालित करते हुए
उसकी हथेली से एक हल्का प्रकाश आया जब उसने शांभवी की छाती की ओर हाथ बढ़ाया। काली की उसके सौर जाल के ठीक नीचे स्थित थी। वो एक बहुत ही अजीब जगह थी। राघव का हाथ उसकी छाती के सामने काफी देर तक रुका रहा क्योंकि वह दबाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। हालांकि शांभवी की आंखें बंद थी, लेकिन उसकी सांसें तेज हो रही थी और उसका चेहरा पूरी तरह से लाल था। यह एक अद्वितीय सुंदरता थी। लानत है राघव, तुम अब एक डॉक्टर हो। डॉक्टर राघव, तुम जितना हिचकिचाओगे उतना ही लगेगा कि तुम दोषी महसूस कर रहे हो। राघव ने दांत पीसे और दबाव डाला। उस मुलायम एहसास ने उसके दिल को हिला दिया। आह! शांभवी कांप उठी। उसके ढके हुए मुंह से एक मुलायम चीख निकली और इसने तुरंत राघव के खून को दौड़ा दिया। ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ 9 स्टार हेगेमोन बॉडी आर्ट का संचालन रुक गया और उसकी हथेली पर भी रोशनी फीकी पड़ गई। शांभवी ने आंखें खोली। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा लाल था। माफ करना, मुझे ऐसी आवाज नहीं निकालनी चाहिए थी। वो चीख अनैच्छिक थी, लेकिन फिर भी वो अत्यधिक शर्मिंदा महसूस कर रही थी। राघव भी शर्मिंदा हुए बिना नहीं रह सका। वो आनंद की ऐसी आवाज को कैसे सहन कर सकता था। क्या तुम घबराए हुए हो राघव? तुम्हें पसीना आ रहा है। शांभवी ने अजीब माहौल को कम करने की कोशिश की। इस समय राघव पसीने से भीगा हुआ था, जबकि आमतौर पर वह किसी भी चीज से नहीं डरता था। उसने हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेट के उपमुखिया को भी थप्पड़ मारने की हिम्मत की थी, लेकिन वो अब भी इतना तनाव में था। थोड़ा सा, मुझे बस अनुभव नहीं है। राघव कड़वाहट से मुस्कुराया, लेकिन ये कहने के बाद उसे पछतावा हुआ। पिछली बार का क्या? शांभवी ने छेड़ा। पिछली बार बहुत जल्दी हो गया था और शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया था। शांभवी को उसे छेड़ते हुए देखकर राघव थोड़ा सहज हो गया। उसे इसे बस एक छोटी सी बात मानना था। क्या तुम्हें डर नहीं है कि अगर तुम ऐसा कहोगे तो नेहा तुम्हें पीटेगी? शांभवी हंसी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं उससे डरता हूं? राघव ने सूंघा। बस उससे पूछो, वो मुझे कब नहीं पीटती। अजीब माहौल धीरे धीरे कम हो गया। वे दोनों अब इतने घबराए हुए नहीं थे। अगर तुम घबराए हुए हो तो तुम छू सकते हो, बस तब तक जब तक तुम घबराना बंद नहीं कर देते। मेरी मदद करने से पहले शांभवी एक बार फिर लाल हो गई। हे भगवान, क्या ऐसी अच्छी चीज भी हो सकती है? लेकिन वो इतना बेशर्म कैसे हो सकता था कि सच में ऐसा करे? मैं चाहता हूं, लेकिन अगर नेहा को पता चला तो शायद मैं 21 की उम्र पार न कर पाऊं। राघव ने लाचारी से कहा। मैं वादा करती हूं, इसे गुप्त रखूंगी। शांभवी की आवाज एक फुसफुसाहट से भी कम थी, फिर भी वो गंभीर थी। उसे एहसास नहीं था कि राघव बस मजाक कर रहा था। राघव को लगा कि इस तरह जारी रखना उनके रिश्ते को और ज्यादा संदिग्ध बना रहा है। एक गहरी सांस लेते हुए उसने कहा, शांभवी, हमें जल्दी करनी चाहिए। एक बार जब औषधीय असर कम हो जाएगा तो हम इसे बाहर नहीं निकाल पाएंगे। क्या तुम तैयार हो? हाँ, चलो शुरू करते हैं। शांभवी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी छाती को हल्का सा फुलाया। राघव ने उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। अपनी आंखें बंद करके और सभी विचलित करने वाले विचारों को बाहर निकालकर उसकी हथेली पर रोशनी फिर से दिखाई दी जब उसने धीरे धीरे उसे शांभवी की छाती पर दबाया। बस काली की एक बार फिर उसकी छाती से बहने लगी। ये ऐसा था जैसे अनगिनत काले कण खजूरे उसकी हथेली के चारों ओर रेंग रहे हों। शांभवी के चेहरे पर दर्द की वजह से हल्का सा शिकन आया, लेकिन औषधीय अमृत के असर से यह पिछली बार से काफी बेहतर था। उसने कोई आवाज नहीं निकाली। इसे सहन करो, मैं इसे बाहर निकालने जा रहा हूं। राघव ने 9 स्टार हेगेमोन बॉडी आर्ट को प्रेरित किया, जिससे उसकी हथेली से आने वाली रोशनी तेज हो गई, ज्यादा से ज्यादा काली की दिखाई दी और अंत में राघव ने उसकी छाती से एक 3 मीटर लंबी काली आकृति को बाहर खींच लिया। कौन मेरे जादू को तोड़ने की हिम्मत करता है? अचानक एक बुजुर्ग चेहरा जो ठंडा और कठोर दोनों था, काली की के भीतर दिखाई दिया। राघव ने अपना हाथ पीछे खींचा और एक काली आकृति को बाहर निकाला। वो काली आकृति एक ऑक्टोपस जैसी थी,
लेकिन उसकी अनगिनत टेंटकल्स भयानक सेंटिपीड्स की तरह थी। आधे से ज्यादा हिस्सा राघव ने बाहर खींच लिया था, लेकिन अब काली आकृति जोरदार संघर्ष कर रही थी। वो शांभवी के शरीर से बाहर निकलने से मना कर रही थी। ठीक इसी समय काली क्युआई के भीतर एक बुजुर्ग दिखाई दिया, जो तिरछी आंखों से राघव को घूर रहा था। ये वही है जो मेरे परिवार के पास आया था। उफ! उस आकृति को देखते ही शांभवी तुरंत चिल्लाई, लेकिन फिर उसे खून की उल्टी हो गई। बच्चे, दूसरों के मामलों में दखल मत दे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तू भड़का नहीं सकता। अगर समझदारी से काम लेगा तो अभी रुक जा, बुजुर्ग ने हुक्म दिया। आप जानते हैं, मैंने ज्यादा किताबें नहीं पढ़ी हैं और मैं ज्यादा स्मार्ट भी नहीं हूं। आप असल में क्या कह रहे हैं? राघव ने बेवकूफी का नाटक किया, जबकि चुपके से जमीन के माध्यम से थंडर फोर्स भेजी। बेवकूफ बच्चे, अगर तूने मुझे नाराज किया तो तू, तेरा परिवार और यहां तक कि तेरा सेक्ट भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बुजुर्ग दहाड़ा, थोड़ा और डींगे मारने की कोशिश करो, शायद सितारों और पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने के बारे में कुछ। मैंने ऐसी दिखावटी बातें कई बार सुनी हैं, लेकिन अगर तुम थोड़ा और डींगे मारोगे तो शायद मुझे विश्वास हो जाए। राघव ने कहा। तुम। ठीक इसी क्षण बची हुई काली क्युआई पूरी तरह से निकाल ली गई और अब विरोध करने में वो शक्तिहीन थी। कमीने, बस इंतजार कर, मैं तुझे ढूंढूंगा। अगर तुझे लगता है कि तू इस लड़की को बचा सकता है तो सपने देखना छोड़ दे। बुजुर्ग ने गुस्से में एक हाथ से सील बनाया। एक बड़ा हाथ अचानक काली क्युआई से शांभवी की छाती की ओर बढ़ा। मूर्ख! राघव मुस्कुराया। शांभवी की छाती के सामने अचानक एक लाइटिंग ड्रैगन दिखाई दिया, जिसने काले हाथ को निगल लिया। काली क्युआई में मौजूद बुजुर्ग ने 3 बड़े घूंट खून की उल्टी की। उस काले हाथ को जोरा द्वारा निगल लिया जाना स्पष्ट रूप से उसे घायल कर गया था। अरे वाह, तुम्हें अभी भी मासिक धर्म आता है, और इतनी उम्र में भी, और इतना सारा। बूढ़े आदमी, तुम्हारी सेहत खराब नहीं है, राघव ने तारीफ की। तुम उफ! बुजुर्ग ने एक बार फिर एक घूंट खून की उल्टी की। काली क्युआई में उसकी छवि अस्थिर होने लगी और फिर वह गायब हो गई। लेकिन जैसे ही वह छवि गायब हुई, बुजुर्ग की गुस्सैल दहाड़ गूंज उठी। बच्चे, बस इंतजार कर, मैं निश्चित रूप से पता लगाऊंगा कि तू कौन है और तेरे परिवार, तेरे सेक्ट को मार दूंगा। ग्रैंड एंशिएंट नेशन के भीतर बादलों को चीरती एक ऊंची मीनार से एक बुजुर्ग की गुस्सैल दहाड़ गूंज उठी। कमीने, मुझे देखने दे कि वह लड़की कहाँ है। बुजुर्ग ने अपने हाथ फैलाए, अपने अंगूठे को लगातार अपनी 4 उंगलियों से दबाया। उसका भाव अचानक बदल गया। ये कैसे संभव है? उसका भाग्य मुझसे अवरुद्ध है। हम्फ! ये निश्चित रूप से सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं घायल था। तो चलो देखते हैं कि वो बेवकूफ बच्चा कौन था। धड़ाम! जैसे ही बुजुर्ग ने एक हाथ का सील बनाया, बिना किसी चेतावनी के उसके शरीर का आधा हिस्सा तुरंत फट गया। असंभव! उसके चेहरे पर आतंक का भाव आ गया और वह पागलों की तरह दहाड़ा। अनगिनत सफेद कपड़े पहने विशेषज्ञ मीनार के शीर्ष पर उठकर आए। बुजुर्ग के शरीर का आधा हिस्सा फटा हुआ देखकर वे सभी भयभीत थे। मंडप के स्वामी, जल्दी करो और मुझे चिकित्सकों के पास ले चलो। बुजुर्ग का भाव डूब गया। अंत में उसने एक निश्चित दिशा में ठंडी नजर डाली। वो वही दिशा थी जहां राघव था। काली क्युआई फट गई। राघव ने अपनी थंडर फोर्स का उपयोग करके उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। जहां तक शांभवी की बात है, वो पहले ही बेहोश हो चुकी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसने खुद पर खून की उल्टी कर दी थी। राघव ने धीरे से उसे एक बिस्तर पर लिटाया। उसके शरीर की जांच करते हुए उसने देखा कि उसने अपनी स्पिरिट ब्लड का एक बड़ा हिस्सा खो दिया था और उसका डैंशन गहराई से हिल गया था। सौभाग्य से उसकी आत्मा प्रभावित नहीं हुई थी।